बच्चों, कक्षा 12 का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8वें चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने देखा है। आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं। और इस पार्ट 2 में हम स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर की जो रूपरेखा है, जो हमने पहले समझ ली है पहले वीडियो में, इसमें हमने एक फ्रेमवर्क किया है। फ्रेमवर्क के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया है कि पूरे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य समाज जो था, भारतीय समाज, वो कैसा था, कृषि वातावरण कैसा था, जो कृषक था उसकी स्थिति क्या थी और उसके बारे में प्राप्त जानकारियां कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो इस संपूर्ण 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, जैसा कि अकबर का शासनकाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विभिन्न सुधारों के लिए जाना जाता है, परिवर्तनों के लिए जाना जाता है। ये बात अलग है कि उसने परिवर्तन या सुधार अपने शासन सत्ता को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए किया। उसका उद्देश्य जनता की भलाई मात्र ना होकर, बल्कि उसका उद्देश्य था अपनी शासन सत्ता को लंबे समय तक चलाना। तो उद्देश्य भले उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन उसने विभिन्न परिवर्तनों को किया। कृषि क्षेत्रों में अलग तरह के परिवर्तन हुए, विभिन्न नए प्रयोग किए गए, सिंचाई व्यवस्था से लेकर कर निर्धारण तक में सब में एक मूलभूत परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया, जिसका उल्लेख विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसको देखना है हमको। लेकिन हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है, किसान और कृषि समुदाय। जो किसान और कृषि समुदाय जो है, या कृषि उत्पादन जो है, सॉरी समुदाय नहीं, किसान और कृषि उत्पादन, ये दोनों टॉपिक हमारे इस चैप्टर में के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसान की स्थिति क्या थी, किसान कहाँ पर था, कहाँ पर पहुंचा, क्या किसान का योगदान था साम्राज्य में या नहीं था, या साम्राज्य का जो संरक्षण था वो किसान को प्राप्त था अथवा नहीं था। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। और इतनी समझ हमको सिर्फ बनानी है कि उन 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य भारत जो कृषि प्रधान राष्ट्र था, कृषि प्रधान देश था, आज भी लगभग कृषि पर निर्भरता अधिकांश है। सभी क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा निर्भरता कृषि पर है। तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के मध्य का जो कालखंड रहा है, उसमें कृषि समुदाय की क्या स्थिति रही है, जो कृषक समाज रहा है उसका क्या रहा है रोल, उसकी क्या भूमिका रही है और उसकी स्थिति क्या रही है। साथ ही साथ उससे जो उत्पादन किया, प्रोडक्शन जो किया, उसका क्या होता था, बाहर निर्यात होता था या साम्राज्य में ही खपत हो जाती थी। कर निर्धारण, टोटल ओवरऑल इस चैप्टर में हमको सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि समाज जो है, भारतीय समाज, कृषि समुदाय, उसकी स्थिति क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन, ये हमारा टॉपिक है आज का। चैप्टर जो है हमारा वो है पार्ट जो है वो 8 है। ठीक है। तो सबसे पहले मिलता है खेतीहर समाज। खेतीहर ठीक। तो जो खेतीहर समाज है, तो खेतीहर का मतलब क्या होता है? खेतीहर का मतलब होता है कृषि करने वाला। ठीक, कृषि करने वाला ये होता है खेतीहर। यानी कि खेतीहर समाज का मतलब हो गया कृषि करने वाले लोग। ठीक, कृषि करने वाले लोगों का मतलब है खेतीहर समाज से। ठीक, इतना समझ में आ रहा। अब इसके आगे हम अगर देखें तो खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। जो खेतीहर समाज है, इनकी बुनियादी इकाई, यानी ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, रहते हैं, जिनका निवास है सबसे ज्यादा, वो कहां पर है? वो गांव में है। ठीक, यानी कि खेतीहर समाज जो है, इनकी बुनियादी इकाई यानी इनके मिलने की, इनके निवास की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो गांव है, जिसमें कौन रहता है? इन गांवों में किसान रहते हैं। यानी बात यह है कि मुगल साम्राज्य में जो कृषि समाज है, जो खेतीहर समाज है, वह पाया जाता है गांव में। और गांव में कौन रहता है? किसान। यानी खेतीहर समाज से कौन से लोग जुड़े हैं? कृषक वर्ग जो है वो खेतीहर समाज की भूमिका में है, या खेतीहर समाज जो है इसका निर्माण किसान लोग करते हैं, कृषक करते हैं।
ठीक, इतना समझ में आ रहा है। सिंपल सा समझना है कि जो खेतिहर समाज है उसकी बुनियादी इकाई गांव थी और इन गांव में किसान रहते हैं। अब इसके बाद में इनका कार्य क्या होता था, ये वर्ष भर इनका काम होता था कृषि क्षेत्रों को सर्वाधिक जुताई के लिए। इनका वर्ष भर कार्य होता था जुताई करना, यानी जो भूमि है उसकी जुताई करना, जुताई करने के साथ साथ बुआई और फिर फसल की कटाई। ठीक, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खेतिहर समाज जो है वो उसका जो बुनियादी इकाई उसकी है वो गांव है। गांव में कृषक रहते हैं, कृषकों से मिलकर खेतिहर समाज बना हुआ है। कृषि करने वाला जो समाज है वो किसानों से बना हुआ है और इस किसान का जो कार्य है वो वर्ष भर का कार्य होता है जुताई करना, बुआई करना, फसल की कटाई करना। फिर ये चक्रण चलता है, ऐसे है गोल, ये चक्रण चलता है इस तरह से। इसमें क्या होता है, खेतों की जुताई की गई, फसल की बुआई की गई, फसल की कटाई की गई, फिर खेतों की बुआई की गई, जुताई की गई, फसल बुआई, फिर कटाई, यानी ये सर्कल चलता रहता है लाइफ टाइम। ठीक, लाइफ टाइम यानी जीवन भर चलने वाला चक्र होता है। लेकिन जब हम किसानों की स्थिति पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक किसान सीमित नहीं थे। इन कृषि पर आधारित जो कृषि क्षेत्र है उस पर आधारित अन्य उत्पादन भी करते थे। अन्य उत्पादन कौन से हो सकते हैं कृषि पर आधारित, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, ठीक, या गुड़ बनाना, हो गया। अब उसके बाद अगर देखें तो इस पर आधारित और हो सकता है तेल का उत्पादन। ठीक, तेल के उत्पादन के साथ साथ दाल का उत्पादन। ठीक, ये सारी चीजें क्या करती हैं कि ये ऐसे उत्पाद हैं जो कृषि पर आधारित हैं। ठीक, ये सब कृषि पर आधारित उत्पाद है, यानी जो कृषक है वो फसलों के उत्पादन के साथ साथ जो उसके पास समय बचता है, टाइम गैप होता है, उसमें इन सब कार्यों को करता है। ठीक, यानी अगर बेहतर स्थिति बनानी है कृषक को तो अपने कृषि क्षेत्र के बाद बचे हुए समय को किसी अन्य प्रोडक्शन में यूज करना पड़ेगा, अन्य उत्पादन में उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और वही ये कृषक समुदाय कर रहा है। अगर कृषक समुदाय खाली समय में कुछ और प्रोडक्शन करता है तो इससे क्या होगा, सिंपल सोचिए। तब तक मैं इसको साफ करता हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या हो सकता है। हालांकि मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लिक में आपके दिमाग में जो आया है उसको आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, बाकी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब कृषि कार्य के बाद, कार्य करने के बाद समय बचा और उस बचे हुए समय का उपयोग इन्होंने कृषि पर आधारित कार्यों या उत्पादन में लगाया। ठीक, कृषि पर आधारित उत्पादन में लगाया। उत्पादन से इनका क्या होगा, व्यापार से संपर्क होगा। उत्पादन जो होगा उससे व्यापार करेंगे। ठीक, उत्पादन से व्यापार, और व्यापार से क्या होगा, लाभ, और लाभ से क्या होगा, जीवन सुखी। यानी कुल मिलाकर ये हम कहेंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, इनकी कृषि पर आधारित उत्पाद बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनका जो जीवन है वो सुखी होता जाएगा। और यही कार्य था 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्रों में जो परिवर्तन आए उनका कारण यही था कि किसान कृषि उत्पादन के बाद बचे हुए समय में कृषि पर आधारित उत्पादों में अपना समय देता है और उस उत्पाद से अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, जिससे यदि फसल में अगले वर्ष किसी तरह का नुकसान हो जाए, बाढ़ सूखा आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वह भुखमरी के कगार पर नहीं पहुंचता है। और जब जनमानस सुखी होता है, जनता सुखी होती है,
उसके द्वारा समय समय पर कर का निर्वहन किया जाता रहता है। और जब रेगुलर टैक्स आता है, निरंतर कर आता रहता है, तब शासन सत्ता का जो वर्चस्व होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित होता रहता है, सेना का विस्तार होता रहता है और वो सेनाएं नए नए क्षेत्रों को विजित करती रहती हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे वर्चस्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे आसपास के जो छोटे छोटे शासक होते हैं वो आपकी शरण में आते जाते हैं, और शरण में आने के कारण आपको युद्ध आदि नहीं करने पड़ते हैं। जब युद्ध नहीं करने पड़ते हैं वर्चस्व के कारण, तो आपका जो दिमाग होता है वो राजनीतिक चिंतन से हटकर सांस्कृतिक चिंतन की तरफ जाता है। और यही कारण था कि मुगल काल में जैसे जैसे कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई, किसानों की निर्भरता कृषि आधारित उत्पादों पर बढ़ी, व्यापार में उन्नति हुई, वैसे वैसे कर की मात्रा शासकों को निरंतर और जो है बढ़ी हुई दर से मिलती रही। और इसके कारण शासक अपना ध्यान राजनीतिक समस्याओं से हटाकर सामाजिक चिंतन और स्थापत्य आदि क्षेत्रों पर लगा पाए। और यही इसका परिणाम है कि वर्तमान में कई महत्वपूर्ण इमारतें जो कि उपस्थित हैं, जो लंबी बड़ी लागतों से बनकर तैयार है। इसका कारण यही है कि समृद्ध जनमानस, अगर समृद्ध जनमानस ना होता इनके साथ, तो शायद यही अपने स्थापत्य और अपने जो चित्रकला जो भी सांस्कृतिक विकास है वो शायद ये न कर पाते। ठीक है, ये इसका कारण था। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कृषक की स्थिति हमें पता चली है, इनका हम लोग स्रोत देखेंगे। ठीक, अब लेकिन स्रोतों को देखने से पहले जो किसानों की स्थिति हमने देखी है उसको हम देख लेते हैं। क्या सारे देश में यानी संपूर्ण राष्ट्र में एक जैसी थी? एक जैसी थी? प्रश्न आ जाता है, क्या मुगल काल में या 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या संपूर्ण भारत में कृषक समुदाय की स्थिति एक जैसी थी? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण है मतलब एक जैसा नहीं है। विविधतापूर्ण मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, तो कहीं पर रेगिस्तान है। ठीक, इस तरह से तो जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर उत्पादन बेहतर होगा। नदी क्षेत्रों में उत्पादन बाढ़ के समय नहीं होगा, बाकी सामान्य समय में सामान्य रूप से होगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर उत्पादन बहुत कम या ना के बराबर होगा। ठीक, पठारी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में उत्पादन नहीं होगा। लेकिन क्या रहने वाले लोग यहाँ नहीं थे? रहने वाले थे। तब इन्हीं लोगों ने व्यापार में कार्य किया अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रश्न ये आ जाता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में संपूर्ण राष्ट्र में कृषकों की स्थिति एक जैसी थी या कृषक समृद्ध थे या क्या स्थिति थी, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो वहां पर जब आप मूल्यांकन करेंगे तो ये मूल्यांकन करेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति बेहतर थी, उत्पादन निरंतर होता था और साथ ही साथ वो कृषि आधारित उत्पादों में भी संलिप्त रहते थे, लगे रहते थे, जिससे उनको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिलता था। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र या फिर पठारी या रेगिस्तानी क्षेत्र जो थे, जिनमें कृषि की दशाएं अनुकूल नहीं थी, वो संकटग्रस्त होती थी, वैसे में कृषकों की स्थिति दयनीय होती थी और निरंतर भुखमरी के शिकार हुआ करते थे। ये हो गए। अब आइए हम लोग स्रोत की बात कर लेते हैं। अब जब हम लोग मुगल काल या मुगल काल के बाद का जो भी स्रोत, जो भी घटना पढ़ेंगे उसमें हमें स्रोत मिलेंगे तीन तरह के। एक तो मुगल काल, मुगल शासकों के संरक्षण में लिखा गया। ठीक, वो ग्रंथ जो मुगल काल के मुगल शासकों के संरक्षण में लिखे गए, ये स्रोत नंबर 1। नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में राजनैतिक जागरण के कारण लिखे गए साहित्य
ये आपको महाराष्ट्र व गुजरात से मिलते हैं। यानी महाराष्ट्र व गुजरात में राजनैतिक जागरण के कारण जो ग्रंथ लिखे गए वो हमारे दूसरे स्रोत हैं। तीसरे हो जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ या फिर यात्रा वृत्तांत, ये 3 तरह के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मुगल शासकों के संरक्षण में जो लिखा गया है उसकी बात कर लेते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में जो इतिहासकार या अंग्रेज अधिकारी आए हैं जिन्होंने लेखन किया है वो शायद इतना स्पष्ट नहीं है या उस स्थिति में नहीं है जिससे उसकी अपेक्षा की जाती है इतिहास लेखन के लिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आईने अकबरी। ठीक, आईना का मतलब क्या होता है? शीशा, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं उसमें, यानी प्रतिबिंब। तो आईने अकबरी यानी अकबर का प्रतिबिंब जिसमें दिखाई पड़ता हो, यानी अकबर की पूरी झलक जिसमें नजर आती हो, उसका अर्थ हो गया आईने अकबरी। ठीक, आईना हो गया इनका, यानी हम उसमें देखेंगे, उस पुस्तक में पढ़ेंगे तो अकबर से संबंधित हर एक तथ्य, उसके शासन से, उसके राजनीतिक, कूटनीतिक या फिर सांस्कृतिक, सामाजिक जो भी निर्णय रहे हैं उन सब के बारे में हमको जानकारी इस ग्रंथ से मिल जाएगी। आईने अकबरी जो है, सबसे बड़ी बात, इसके लेखक कौन है? तो लेखक है अबुल फजल। ठीक, अक्सर पूछा जाता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? वो अबू फजल है। और ये पूछा जाता है कि आईने अकबरी पर टिप्पणी कीजिए। तो आईने अकबरी, सीधे से आपने समझा कि आईने अकबरी मतलब अकबर के बारे में जिसमें बताया गया, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं होगा। हम बता रहे हैं इसकी टिप्पणी अगर आपको लिखनी तो कैसे लिखेंगे। आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी, इसमें 16वीं से 17वीं सदी के आईने अकबरी में 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य का ऐतिहासिक वर्णन है। ठीक, और इस ऐतिहासिक वर्णन में अकबर से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक, जानकारी मिलती है। अब इस तरह से अगर और साथ ही साथ इसकी जो विशेषता, रुक गई, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर इसकी टिप्पणी को हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। इसमें राज्य का संपूर्ण लेखा जोखा मिलता है। ठीक, इस लेखा जोखा में बताया गया है कि जो कर व्यवस्था थी वह बेहतर थी, जनता सुखी थी, साथ ही साथ पड़ोसी कोई भी बगावत नहीं करता था। यानी कुल मिलाकर अकबर के साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो अब जब आप आईने अकबरी पर टिप्पणी लिखेंगे तो उसमें आप यही बताएंगे कि आईने अकबरी, जिसका संबंध अकबर के शासनकाल से है, उसका लेखक अबुल फजल है। इस आईने अकबरी नामक पुस्तक में अकबर से संबंधित संपूर्ण लेखा जोखा दिया गया है। इसके अंतर्गत उसके साम्राज्य में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि संपूर्ण साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम थी तथा जनता जो थी वो सुखी थी। करों का निर्धारण बड़ी विनम्रता पूर्वक किया जाता था, लेकिन जब करों का लेने का समय आता था, जब कर लिया जाता था तो कठोरता पूर्वक। अकबर ने एक समय पर कहा था कि जब आप कर का निर्धारण कर रहे हो तो बहुत ही विनम्र रहिए, कम से कम कर लगाइए, लेकिन जब आप कर लेने जाएं, कर की वापसी हो, कर का जो है कलेक्शन हो, उस समय आप
सख्त हो जाइए और पूरी तरह से 100% टैक्स आप लेके आइए। ठीक, तो उसमें करों के निर्धारण की व्यवस्था, साथ ही साथ कृषि क्षेत्रों में जो राजा टोडरमल के द्वारा एक दहसाला भूमि व्यवस्था लाई गई थी, उसका भी वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। राजा अकबर के समय में एक राजा थे, एक उनके मंत्री थे राजा टोडरमल। तो टोडरमल 10 सालों की एक व्यवस्था का आंकलन किया, उत्पादन का आकलन किया और उसके बाद उसने उसका एक रेशियो निकाल के बताया कि पर ईयर प्रोडक्शन या उत्पादन इतना हो सकता है कृषि में, उस पर आधारित कर लगा दिया गया। तो वही राजा टोडरमल की दहसाला भूमि व्यवस्था काफी प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन इसमें मिलता है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि संपूर्ण साम्राज्य में शांति के बाद जो पड़ोसी थे वो किसी तरह की बगावत नहीं करते थे, बागी नहीं थे। इस तरह से इस आईने अकबरी का जब टिप्पणी इस पर हम लिखेंगे तो उसमें हम अकबर के बारे में तथा उसके साम्राज्य के बारे में जो अबुल फजल के द्वारा बताया गया है, उसकी काफी तारीफ और तरक्की की बात की गई है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, थैंक यू। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे।